एक धुआंधार चैप्टर है फेडरलिज्म, क्योंकि फेडरलिज्म का नाम सुनते ही बच्चे भाग जाते हैं। यह चैप्टर तो हमें नहीं पढ़ना है, पर आज आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूं। देखो, ज्यादा लोड लेना नहीं है, एग्जाम है देख लेंगे, पर एग्जाम के टाइम पे चैप्टर पढ़ने बैठोगे तो वो थोड़ी सी बेवकूफी साबित हो सकती है। फायदा किसमें है, फटाफट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लो, चले जाओ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही तो आपको बताएंगे कि आपके एग्जाम का जो रिजल्ट है वो कैसा होने वाला है। स्मार्ट स्टडी और कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट स्टडी के बीच में फर्क होता है। स्मार्ट स्टडी करने वाला बच्चा हमेशा है ना एग्जाम के 2-3 महीने पहले ही पढ़ लेगा, पर अगर अभी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हो तो इसका मतलब स्मार्ट बच्चे आप नहीं, आप ओवर स्मार्ट बच्चे हो, क्योंकि आप जो है वो देख रहे हो हमारा स्कोर शाला का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो। मतलब जो हमें मेहनत है ना वो तो करनी है थोड़ी सी, पर हमें चाहिए मार्क्स बहुत ज्यादा। अब ये कैसे पॉसिबल होंगे, तो ये इस वीडियो के थ्रू पॉसिबल होंगे, क्योंकि ये जो हमारी एक जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है ना वो सोशल साइंस के अंदर, लाइक हम सिविक्स की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, सभी चैप्टर्स जो भी इसमें हमें देखने को मिलते हैं सभी के लिए हमने क्वेश्चन बना रखे हैं। सारे क्वेश्चन पूरे टॉपिक बेस्ड है, कहीं इधर कहीं उधर नहीं जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारे इस पहले क्वेश्चन को, जो कि सीबीएसई 2013 से उड़ता हुआ आया। इन इंडिया कमिंग टुगेदर फेडरेशन, क्या इंडिया के अंदर हमें कमिंग टुगेदर फेडरेशन नाम की चीज देखने को मिलती है? क्या इंडिया जो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन के कॉन्सेप्ट को मानता है? तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो टाइप के फेडरेशन जो है देखने को मिलते हैं, एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। दोनों में डिफरेंस क्या होता है आगे का एक क्वेश्चन है उसमें क्लियर कर लेंगे। अभी के लिए जान लो कि ये दो टाइप के हमारे फेडरेशन होते हैं। इंडिया जो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को फॉलो करता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई 2015 में है। राइट नेम ऑफ एनी टू कंट्रीज विच आर द एग्जांपल्स ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो अभी एक एग्जांपल तो इंडिया का तो हो ही चुका है, इसके अलावा हम बात करते हैं स्पेन की, इसके अलावा हम बात करते हैं बेल्जियम की। यह तीनों की तीनों कंट्री जो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एक अच्छा एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2011, हाउ हैव द सेंटर स्टेट रिलेशंस बीन रीस्ट्रक्चर्ड टू स्टैंडर्ड फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म हमारी कंट्री के अंदर लाना था, पर उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था कि हमारी जो पावर्स है ना उनको बांट दिया जाए। अब पावर अगर बटेगी, पावर जो शेयर करना है ना आसान नहीं होता है, उसके बावजूद भी इंडिया के अंदर पावर्स को शेयर किया गया है टाइम टू टाइम, और इसी ने ही हमारे एक सेंटर स्टेट रिलेशन को, एक हेल्दी रिलेशन को जन्म दिया है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अभी तक जो इंडिया के अंदर सेंटर स्टेट रिलेशंस इतने अच्छे बने रहे हैं, बार बार वो जो रीस्ट्रक्चर होते रहे हैं, उसने हमारे फेडरलिज्म को किस तरीके से स्ट्रेंथन किया है। तो देखो, देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन को। तो देखो, इंडिया के अंदर फेडरलिज्म है, क्लियर बात है, पर हम है ना देखते हैं कि इंडिया के अंदर फेडरलिज्म जो है वो हमें बताता है कि हमने जो पावर्स है ना वो शेयर कर दी है। पर पावर शेयर करना क्या काफी था? क्या अरेंजमेंट ऑफ पावर इस काफी था? बिल्कुल काफी नहीं था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है, पर यह पावर जाने वाली किसके हाथों में थी? पॉलिटिकल पार्टीज के हाथों में, लीडर्स के हाथों में। उनका मानना जरूरी था ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने तो कह दिया कि चलो ऐसा होना चाहिए, पर जब तक पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स ही नहीं मानते तब तक क्या कोई भी फेडरलिज्म हमारे को देखने को मिलता? तो ऐसा नहीं होता। पर इंडिया में क्या हुआ, एक लंबे समय तक एक ही जो सरकार थी वो स्टेट में, और एक ही जो सरकार थी वो सेंटर में भी बनी रही थी। मतलब जो सेंटर में गवर्नमेंट है वही गवर्नमेंट हमें स्टेट में भी देखने को मिलती थी। तो इससे क्या हुआ ना कि कभी भी स्टेट को पावर नहीं मिली, स्टेट जो है अपनी पावर को ऑटोनॉमी के साथ कभी भी एंजॉय नहीं कर पाया। पर सिचुएशन कभी एक जैसी नहीं रहती है, एक समय आता है जब है ना ये मोनोपोली टूट जाती है। अब जो है स्टेट जो था, स्टेट गवर्नमेंट अलग बन रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग बन रही थी। अब ऐसे में दिक्कत क्या आ जाती है कि दिक्कत यही थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी ना उसके पास थी पावर ज्यादा, स्टेट गवर्नमेंट जो थी उसके पास थी पावर कम। तो ऐसे में दोनों के बीच में अब युद्ध हो सकता था। युद्ध इन द सेंस मतलब अब दोनों जो है डोमिनेंस के लिए लड़ सकती थी, और पावर्स किसके पास ज्यादा थी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपनी डोमिनेंस जो है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर थोप सकती थी। तो ऐसे में हमारे इंडिया के सामने प्रॉब्लम आ जाती। पर हुआ क्या ना कि 1990s का जैसे ही एरा शुरू होता है, अब देखा गया कि लोग जो है कोलिशन गवर्नमेंट बनाने लग गए। पॉलिटिकल पार्टीज ने एक सस्ता सा रास्ता अपनाया कि देखो
स्टेट गवर्नमेंट अलग बनेगी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अलग बनेगी। अगर हमें पावर चाहिए ना, तो उसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने तरीका निकाला कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, उन सभी के साथ अगर हमारा कुछ पार्टिसिपेशन हो जाए, उसके साथ हमारा कोलिशन हो जाए, उसके साथ गठबंधन बन जाए, तो कैसी बात होगी। तो वही गठबंधन बैठाया गया 1990s के टाइम पे, और एक कोलिशन गवर्नमेंट हमारे सामने आती है। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो भी कहीं पीछे नहीं हटता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखो, कोलिशन गवर्नमेंट इज ओके, कोलिशन गवर्नमेंट से हमारा फेडरलिज्म स्ट्रांग हो चुका है, क्योंकि अब है ना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को साथ में बैठ के काम करना पड़ता था, ग्रुप में बातें करनी पड़ती थी, तो चलो अच्छा था। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी भी थोड़ी कमी रह गई है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम एक काम करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है, उसका वो डोमिनेंस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट में दिखा सकता है, तो ऐसे में हम स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ पावर्स को दे देते हैं। पावर ये दी जाती है कि कोई भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो आसानी से किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को हटा नहीं सकती थी। अब ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट के पास अच्छी पावर आ जाती है, और स्टेट गवर्नमेंट भी एक इफेक्टिव जो है फेडरलिज्म के अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू हो जाती है। और इसी तरीके से फेडरल पावर जो है इंडिया के अंदर शेयर होती रहती है, और आज भी होती जा रही है। 2012-2015 क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है बबुआ, पूछा जा रहा है, बताइए। एक्सप्लेन एनी 4 प्रोविजंस दैट हैव बीन मेड टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992। अब देखो, पूछा गया कि है ना, ये डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, पहले तो ये बताइए। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था इंडिया के अंदर 1992 के अंदर, उससे हमें कौन से 4 नए प्रोविजंस देखने को मिले हैं, उससे क्या फायदा हुआ है, उसके कोई 4 जो है आप हमें बातें बता दीजिए। तो क्वेश्चन यही है। तो पहले तो ये जाने कि आखिर ये डिसेंट्रलाइजेशन का भला है। तो देखो, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि अभी तक हमारे पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी, एक हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट थी, एक सेंट्रल थी, एक स्टेट थी। तो क्यों ना इस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर जो है वो हम लें, और एक लोकल गवर्नमेंट नहीं बनाई जाए, और उस लोकल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट और जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है कुछ कुछ पावर्स दे दे। तो इस डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस को ही हम जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस नाम से? डिसेंट्रलाइजेशन के नाम से जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं? कहने का मतलब बस इतना है, सेंट्रल और स्टेट ने दोनों ने अपनी पावर एक लोकल गवर्नमेंट को दे दी। इसी प्रोसेस को डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। तो ज्यादा दिमाग की बत्ती जलाने की जरूरत नहीं है। अब यह जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 आ गया। देखो हुआ क्या ना कि कॉन्स्टिट्यूशन बन रखा है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप है ना ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते, पर कुछ चीजों को आप बदल सकते हो, उसे हम कहते हैं अमेंडमेंट। तो ऐसा ही एक अमेंडमेंट कुछ चीजों को बदलने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 लाया जाता है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के अंदर हम लोकल गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें सेंटर और स्टेट से जो कुछ पावर्स है वो लोकल गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। अब कुछ प्रोविजंस जो है वो हम देख लेते हैं कि आखिर ये जो लोकल गवर्नमेंट बनाई गई थी 1992 के अंदर, इस लोकल गवर्नमेंट के पास आखिर कैसे कैसे पावर थी। लोकल गवर्नमेंट को और ज्यादा अच्छे से समझो तो हम बात कर सकते हैं पंचायती राज सिस्टम की, हम बात कर सकते हैं म्युनिसिपैलिटी की। ये दोनों लोकल गवर्नमेंट्स होती है। ओके, अब लोकल गवर्नमेंट्स के पास पावर क्या थी वो हम प्रोविजंस के अंदर समझते हैं। तो पहला प्रोविजन ये किया गया कि यह जो लोकल गवर्नमेंट है, पंचायती राज और जो हमारे सामने म्युनिसिपैलिटी है, उसके अंदर रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट और हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हुए दिखते हैं। तो रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए। साथ ही साथ जैसा कि हमें रिजर्वेशन की बात कही गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ठीक उसी तरीके से एससी, एसटी और ओबीसी कम्युनिटीज को हमने रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाया है इस अमेंडमेंट के तहत हमारी लोकल गवर्नमेंट में। साथ ही हम देखते हैं कि जो हमारा वुमन है, वुमन को भी हमने क्या प्रोवाइड करवाया है, उन्हें भी रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया है। तो सबको रिजर्वेशन मिल चुका है इस लोकल गवर्नमेंट के अंदर। साथ ही अब ये जो सारा सिस्टम चल रहा है, अगर आपको एक नया सिस्टम लेकर आना है, लोकल गवर्नमेंट को लेकर आना है, तो उसके लिए कोई अथॉरिटी भी तो ऊपर होनी चाहिए जो इलेक्शंस को रेगुलर बेसिस के ऊपर कराते रहे। तो हर एक स्टेट के अंदर हमें देखने को मिला स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसका काम यह था कि स्टेट के अंदर जो पंचायत है, साथ ही साथ जो हमें देखने को मिल रहा है म्युनिसिपैलिटी है, उसका रेगुलर इलेक्शन जो है वो करवाया जा सके। तो देखो पंचायत एंड म्युनिसिपल कमीशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट स्टेप्स वर टेकन
In 1992, in the area of the decentralization in India, थोड़ा बहुत वही क्वेश्चन वापस से रिपीट होता हुआ CBSE 2015 के अंदर कि ऐसे कौन कौन से स्टेप्स थे जो हमने 1992 के एक अमेंडमेंट में देखे जो हमारे लिए डिसेंट्रलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट लेकर आया इंडिया के अंदर। तो देखते हैं कि इंडिया के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन जो है 1992 के बाद किस तरीके से आया, कौन कौन से स्टेप्स लिए गए। तो सबसे पहला तो यही किया गया कि लोकल लेवल के ऊपर रेगुलर बेसिस के ऊपर है ना इलेक्शन करवाए गए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अगर इलेक्शन करवाने थे तो इलेक्शन की जिम्मेदारी कौन लेता, ऐसे कोई फ्री थोड़ी छोड़ देंगे, कोई इलेक्शन है तो इलेक्शन की कोई जिम्मेदारी वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। तो ऐसे में हमने बनाया एक ऐसी बॉडी जिसका नाम था स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम था कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के जितने भी इलेक्शंस होते हैं उन्हें रेगुलेट वो करेगा। एक स्टेप ये लिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया कि आप जो अपनी कुछ पावर्स है वो लोकल गवर्नमेंट को दीजिए। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया कि आपके पास जो रेवेन्यू है, पैसा जो है, वो पैसा भी ट्रांसफर करिए आप हमारे इस लोकल गवर्नमेंट की तरफ। तो अब ऐसे में ये क्यों कहा गया, तो इसका कारण ये था कि पावर और पैसा इन दोनों के बिना लोकल गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं पाता। तो ऐसे में अगर स्टेट गवर्नमेंट पावर पैसा दोनों दे देगा तो लोकल गवर्नमेंट धड़ से चलना शुरू हो जाएगा। दिस स्टेप टेकन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हेल्प टू स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो ये कैसे किया गया, ये सारी चीजें कैसे की गई, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में किया गया, उसके जरिए हमने किया। CBSE 2019 का क्वेश्चन, नेम एनी टू सब्जेक्ट्स दैट आर इंक्लूड कॉन्करेंट लिस्ट, हाउ आर लॉज मेड ऑन दिस सब्जेक्ट्स। अब हमारे सामने कॉन्करेंट लिस्ट की बला आ रही है। तो कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है, तो देखो तीन लिस्ट देखने को मिलती है। एक होती है यूनियन लिस्ट जिसके ऊपर जो यूनियन है सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। एक होती है स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट, तो स्टेट लिस्ट के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है। और थर्ड होती है कॉन्करेंट लिस्ट जिसके ऊपर स्टेट और सेंट्रल दोनों ही मिलकर कानून बना सकते हैं। और ज्यादा डीप हम इसे आगे समझेंगे, अभी तो सिर्फ इतना सा बता दो कि कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर हमें कौन से सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो टू सब्जेक्ट्स है वो हमें कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर देखने को मिल रहे हैं। एक है एजुकेशन, एक है फॉरेस्ट। अब एजुकेशन और फॉरेस्ट ही क्यों हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, तो देखो बच्चों कॉन्करेंट लिस्ट जो है उसके ऊपर कानून बनाने का काम स्टेट और सेंट्रल दोनों ही कर सकते हैं। तो ऐसे में हम जानते हैं कि जो एजुकेशन है हमारे इंडिया में सभी बच्चों को एक जैसी ही एजुकेशन मिले, इस कारण कॉन्करेंट लिस्ट में आता है एजुकेशन। इंडिया के अंदर इतने सारे फॉरेस्ट है और इतने सारे फॉरेस्ट हर एक स्टेट के अंदर फैल रखे हैं। कोई एक स्टेट जो है किसी भी फॉरेस्ट को अपने अंदर या अपना नहीं बता सकता कि ये तो हमारा ही है, ऐसा वो नहीं कह सकता। तो ऐसे में फॉरेस्ट को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया ताकि अगर कोई मतभेद वगैरह हो जाते हैं तो बैठ के सुलझाया जा सके। और साथ ही साथ हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखने को मिल रहा है लॉज ऑन सब्जेक्ट कैन बी मेड बाय बोथ गवर्नमेंट, हमारी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही मिलकर कानून बना सकते हैं। पर अगर क्या हो कि अगर स्टेट गवर्नमेंट और हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही एक साथ एक जैसा कानून बना दे तो कौन सा कानून चलेगा फिर, तो चलेगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बाहुबली है, वो पावरफुल है और पावरफुल गवर्नमेंट होने के कारण उसी का ही कानून चलेगा। आगे हम देखते हैं, हाँ ये देख लो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होता है तो हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं उसी का कानून आगे बढ़ेगा। तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर कौन कौन से कानून बनने को देख रहे हैं, तो एक होता है ट्रेड यूनियन, एक होता है मैरिज, एक होता है अडॉप्शन, सक्सेशन। ये चारों की चारों चीजें जो है वो हमें हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में देखने को मिलती है। और भी आगे डिस्कस करेंगे, डरना नहीं है, बैठे हैं करवा रहे हैं, धीरज रखो भीम, धीरज रखो गदाधारी भीम, शांति। Which features of पंचायती राज do you like the most and why? पंचायती राज सिस्टम जो है 1992 के बाद आता है। इस पंचायती राज सिस्टम की क्या खूबियां आपको नजर आती है और क्या खूबियों की एक वजह क्या है वो भी आप हमें बताइए, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पंचायती राज क्या होता है। पंचायती राज गांव में पंचायत बनाई जाती है, उसका जो सिस्टम है गवर्नेंस का उसे हम पंचायत राज कहते हैं। तो चलो बात करते हैं कि जो हमारी पंचायती राज है ना, पंचायती राज लोकल गवर्नमेंट की बनाई गई। एक पहले तो थी सेंट्रल गवर्नमेंट, एक थी स्टेट गवर्नमेंट, दोनों से पावर ली, लोकल गवर्नमेंट को पहुंचा दी। लोकल गवर्नमेंट का फायदा क्या था, लोकल गवर्नमेंट का फायदा यही था कि अब जो लोकल लेवल के ऊपर गवर्नेंस है ना वो कौन करेगा, लोकल गवर्नमेंट करेगा। फायदा और यह भी था कि अब जो लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं वो लोकल लेवल के ऊपर ही सॉल्व हो सकती है। देखो अगर मैं गुजरात का रहने वाला हूं तो मैं गुजरात की समस्या जानता हूंगा। अब ऐसे में फायदा क्या है
कि गुजरात की समस्या मैं हैंडल कर लूंगा ना, कि कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मुझे पता है कि उसका सोल्यूशन क्या निकाला जा सकता है। अब मैं गुजरात का वासी, गुजरात में पला बड़ा, गुजरात की सारी बातें हुई करी, और मुझसे कोई पूछ ले कि तमिलनाडु की प्रॉब्लम क्या है जरा बता दो, तो क्या मैं बता पाऊंगा? नहीं बता पाऊंगा। और जितना जल्दी मैं गुजरात की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा उतना जल्दी मैं तमिलनाडु की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो यह सारी चीजों का फर्क पड़ता है लोकल गवर्नमेंट के साथ। लोकल लेवल के ऊपर ही कोई बंदा है तो वो लोकल एरिया की प्रॉब्लम जानता है, तो वो जानता है कि उसे कैसे सॉल्व करना है, सारी प्रॉब्लम सॉल्यूशन सब उसके पास देखने को मिलते हैं। तो यही एक फायदा होता है कि लोकल प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो हमें इफेक्टिवली पंचायती राज सिस्टम, जो कि एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, उसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है। दूसरा फायदा यह है कि लोगों का पार्टिसिपेशन, लोकल लोग को का ही हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है हमारे किसमें, लोकल गवर्नमेंट के अंदर। अगर आपको अपने सरपंच के पास जाना हो तो सरपंच का घर आपसे 2 घर दूर है तो आप जाके पहुंच सकते हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री से कोई शिकायत करनी हो तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, दूरियां बहुत ज्यादा है हम लोगों के बीच। आगे बढ़ते हैं तो और भी इसके फायदे वगैरह देखते हैं। तो पंचायती राज सिस्टम जो है, अब पंचायती राज सिस्टम क्या है? पंचायती राज सिस्टम एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, काम करवाने का एक तरीका है, और इसके अंदर हमें ग्राम पंचायत नाम का एक बेसिक यूनिट देखने को मिलता है। अब ये ग्राम पंचायत क्या बला है? तो ग्राम पंचायत जो है वो कोई बला नहीं है, वो काउंसिल है जिसके अंदर कई सारे मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। यह जो मेंबर्स है उन मेंबर्स को हम पंच कहते हैं, और इन पंच का जो हेड होता है ना उसे हम सर का पंच कहते हैं। तो सरपंच जो है वो लीडर होता है, वो इन सभी का नेता होता है ग्राम पंचायत का। ओके, तो सबसे पहले तो समझ गए होंगे ग्राम पंचायत क्या है। आगे बढ़ते हैं। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट विलेज। अब देखने को यह मिलता है कि यह जो पंच है, यह जो सरपंच है, ये किस तरीके से बनाए जाते हैं? तो यह बनाए जाते हैं वहीं के लोगों के द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू। डायरेक्ट इलेक्शन करवाया जाता है जो हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है उसके द्वारा। उसके अंदर जो वहां उस गांव के जो लोग होते हैं वो जाते हैं, वोट करते हैं, जिन्हें उसे सरपंच बनाना होता है उसको बना दिए देते हैं। आगे बढ़ते हैं। People in a particular village elect their own representative who are very much acquainted or familiar with the local issues। अब नेता किसको बनाया जाएगा? गांव का, जिसको गांव की प्रॉब्लम पता होगी, जिसके ऊपर लोगों को भरोसा होगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई लल्लू पंजू जा रहा था, ओ लल्लू इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ और बना दो लो इनको सरपंच, ऐसा थोड़ी होता है। जिसके ऊपर लोगों को भरोसा होगा, जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेगा। तो ऐसे में लोकल इश्यूज जो है वो वहीं एकदम इनिशियल लेवल के ऊपर ही खत्म हो जाएगा, और इफेक्टिवली हमें एक गवर्नेंस जो है हमारी कंट्री के अंदर देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं 2012 का क्वेश्चन, ग्राम सभा क्या होती है? व्हाट इज ग्राम सभा? डिस्क्राइब एनी 4 फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा। अब ये ग्राम सभा क्या है? तो देखो बच्चों, ग्राम मतलब गांव, सभा मतलब ग्रुप। तो ग्रुप किसका? गांव का ग्रुप। तो गांव का ग्रुप कौन होगा? गांव का ग्रुप वो ग्रुप है, ग्राम सभा एक ऐसा सभा है जिसके अंदर सभी एडल्ट सिटीजन वोटर्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। ग्राम सभा के अंदर हमें सभी एडल्ट वोटर्स जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। अब ये लोग क्या काम करते हैं? तो यह जो लोग हैं वो हमारी जो ग्राम पंचायत बनने वाली है उस ग्राम पंचायत को एम्पावर करते हैं, उसको पावर प्रोवाइड करते हैं। अब देखो, ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के अंदर कोई नेता बन रहा है, तो नेता अपने मन से तो नहीं बनेगा, कोई माँ के पेट से सोच के तो नहीं आएगा कि मुझे नेता बनना है, मुझे सरपंच बनना है। उसको लोग बनाएंगे अपना नेता, उसको लोग बनाएंगे अपना सरपंच। तो ऐसे में उसको नेता बनाने का काम किसका है? ग्राम सभा का है, क्योंकि ग्राम सभा के अंदर सभी एडल्ट सिटीजन्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक गांव के लोग हैं, गांव के सारे जो लोग हैं वो क्या है? वो सभी के सभी एडल्ट सिटीजन वोटर्स हैं। तो वो सारे के सारे किस में आते हैं? ग्राम सभा में आते हैं, गांव की सभा में आते हैं। अब वो अपने लोगों में से किसी एक व्यक्ति को चुनेंगे और उसे सरपंच बना देंगे। तो सबसे पहला काम क्या हुआ ग्राम सभा का? कि अपने ही लोगों को चुनना है कि कौन सा व्यक्ति जो है वो उन्हें आगे भविष्य में लीड करने वाला है। साथ ही साथ जो ग्राम सभा होती है उसका काम होता है कि जो ये ग्राम पंचायत है ये सही ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। दूसरा, ये अप्रूव करती है एनुअल बजट ग्राम सभा का, ग्राम पंचायत का। साथ ही जो रिव्यूज है, जो परफॉर्मेंस है कि आखिर ग्राम पंचायत का कैसा काम रहा, कहीं नेताजी जो है कहीं अपने घर पे तो अपना पैसा नहीं लगा लिए ना। तो ये सारी चीजें जो है वो ग्राम सभा करती है। डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ द यूनिटरी गवर्नमेंट। अब यूनिटरी गवर्नमेंट, देखो 2 गवर्नमेंट होती है, एक होती है यूनिटरी गवर्नमेंट, एक होती है फेडरल गवर्नमेंट। इंडिया में तो फेडरल है। अब पूछा जा रहा है कि इस यूनिटरी के क्या बेनिफिट है। यूनिटरी और फेडरल दोनों ही आगे हम बहुत अच्छे से समझेंगे, अभी हम यूनिटरी के बारे में बात
कर लेते हैं। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें सभी पावर्स जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही गवर्नमेंट के हाथ में होती है। वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब कुछ माई बाप होती है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऐसा वजूद होता ही नहीं है। जो करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। तो जो पावर का जो रिजर्वायर है वो कौन है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। सारी पावर किसके हाथ में है? वो सारी की सारी पावर जो है वो सारी की सारी पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। स्टेट गवर्नमेंट तो बस हाथ से यूं बाय बाय करने के लिए, हाथ से एकदम है ना एकदम लुल्लू बुल्लू करने के लिए ही बैठी रहेगी और कुछ भी करने के लिए नहीं बैठी रहेगी। सारी पावर सिर्फ और सिर्फ एक ही गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट जो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है उसी के पास होगी। दूसरा इसका फीचर है यूनिटरी गवर्नमेंट का कि है ना इससे फायदा ये हो जाता है कि सारे के सारे जो लॉज एक कंट्री के अंदर बनने वाले हैं वो एक जैसे ही होंगे। अब जैसे कि हम देखते हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस जो है राजस्थान में अलग हैं, मुंबई में अलग हैं, तमिलनाडु में अलग होगा, आंध्र प्रदेश में अलग होगा, सभी जगहों पे अलग अलग होगा, ठीक है। पर अगर एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती तो वो क्या करती? सभी जगहों पे एक जैसा ही कानून होता, एक जैसी ही गवर्नमेंट होती, एक जैसा ही कल्चर फॉलो करने के लिए वो प्रेशराइज भी कर सकती थी, साथ ही साथ एक ही जैसे तरीकों को वो फॉलो करती। तो इससे हमारे पूरे की पूरी एक कंट्री के अंदर यूनिफॉर्मिटी आ जाती। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यूनिटी जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि सारे काम जो है सिंगल गवर्नमेंट ही कर रही होती है। आगे बढ़ते हैं, इसका नुकसान भी देखते हैं। तो देखो बच्चों, नुकसान ये होता है कि कई बार इस यूनिटरी गवर्नमेंट का जो नेता है ना वो गलत आ सकता है। अब नेता अगर गलत आ गया तो बस हो गया बट्टा धार। अब उसके बाद वो आपकी पूरी की पूरी नैया डुबा के मानेगा। अब वो जो है अपने मन से ही काम करने लग जाएगा। उसे चंगू पसंद नहीं है तो चंगू को जेल में डला देगा, उसको मंगू पसंद नहीं है तो उसे मंगू को भी जेल में डला देगा। जो मन आएगा वो करने लग जाएगा, जिससे पूरे देश के अंदर की जो शांति है वो पूरी खत्म हो जाएगी। वो अनलिमिटेड पावर को एक्सेस करने लग जाएगा और अगर उसके पास अनलिमिटेड पावर आ गई तो उसके ऊपर कोई भी चेक नहीं रख सकता। अब फेडरल गवर्नमेंट का क्या फायदा है? फेडरल गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी आवाज उठा सकती है। तो यह देखने को मिलता है फर्क। आगे बढ़ते हैं, लोकल गवर्नमेंट हैव मेड अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, एट द सेम टाइम देयर आर मैनी डिफिकल्टीज। जैसे कि हम जानते हैं लोकल गवर्नमेंट के कई सारे फायदे हमें हमारे इंडिया में देखने को मिले हैं, पर उसके बावजूद भी आज लोकल गवर्नमेंट को कई सारे चैलेंजेस फेस करने को पड़ रहे हैं। क्यों? आखिर इवैल्यूएट द स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी लोकल गवर्नमेंट को ही कहते हैं। पंचायती राज म्युनिसिपैलिटी को ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ही लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। अरे एक ही है, लोकल सुन लिया तो समझ जाओ। और लोकल के अंदर एक हमारा पंचायती राज वाला आ रहा है और दूसरा हमारा म्युनिसिपैलिटी भी आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब इसके फायदे क्या रहे हैं डेमोक्रेसी के अंदर। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये रही कि पहले पावर सिर्फ और सिर्फ सेंटर के हाथ में थी और साथ ही साथ स्टेट के हाथ में थी। अब यह देखने को मिला लोकल गवर्नमेंट के हाथों में पावर आ गई थी। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि लोगों को सेंटर के पास जाना पड़ता था अपनी प्रॉब्लम सुनाने के लिए, स्टेट के पास जाना पड़ता था अपनी प्रॉब्लम सुनाने के लिए। अब जो है ना सिर्फ और सिर्फ अपने लोकल एरिया के अंदर ही अपने नेताओं से बात करनी होती है कि हमारी प्रॉब्लम है, सॉल्व कर दो। इससे प्रॉब्लम ज्यादा जल्दी सॉल्व हो जाएगी। अब मेरे को है ना एक प्रधानमंत्री के पास जाना है, मेरे को अपने मुख्यमंत्री के पास जाना है, टाइम भी बहुत लग जाएगा और क्या पता मेरी जो भी प्रॉब्लम है पहुंचे ना पहुंचे। पर अगर मेरे को अपने गली के ही किसी व्यक्ति को पूछना है कि भाई ये क्या चल रहा है, रोड वगैरह सही कराओ, पानी वानी आ रहे चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए, तो वो मैं डायरेक्टली उससे जाके कह सकता हूँ जो भी करना हो वो। तो ऐसे में लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव काम करती है। इससे हमें देखने को मिलता है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो और भी ज्यादा डीप हो जाती है। डीप डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो डेमोक्रेसी का एक प्योर फॉर्म होता है ना, वो हमें देखने को मिलता है कि पावर जो है अच्छे से शेयर करी जा रही है। तो पहला तो पॉइंट यही है, डीपन डेमोक्रेसी। लोकल गवर्नमेंट हैज इंक्रीज वुमेन्स पार्टिसिपेशन, रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन अ डेमोक्रेसी। हमने क्या देखा कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसके अंदर महिलाओं को रिजर्वेशन देखने को मिलता है। महिलाओं की जो वॉइस है वो हमें उसमें देखने को मिलती है। इससे महिलाओं के पास बहुत सारी पावर्स आ जाती है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इलेक्शन जो है ना वो रेगुलर बेसिस के ऊपर होने चाहिए। पर होता क्या है ना कि ऐसा नहीं हो पाता, ढंग से सारे काम नहीं चल पाते, ढंग से जो ग्राम सभा है वो ग्राम पंचायत के ऊपर ध्यान नहीं रख पाती। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। दूसरी बात हमारे 1992 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कही गई थी कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी कुछ जो पावर्स है, अपना कुछ जो रेवेन्यू है ना, वो ग्राम पंचायत को प्रोवाइड करेगी, लोकल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगी। पर ऐसा
नहीं होता है, क्योंकि कोई भी अपने पावर और पैसे को शेयर नहीं करना चाहता। और यही प्रॉब्लम आती है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर और जो अपना पैसा है वो लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हम बात कर रहे हैं हाईलाइट 3 मेजर्स डिस्टिंक्शन बिटवीन दी फेडरेशन। क्या है ये, इसमें थोड़ी सी कमी है। फेडरेशन के अंदर हमें देखना है कि एक कमिंग टुगेदर जो फेडरेशन होता है और जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है उसके अंदर डिफरेंस क्या है। याद हो पहला ही क्वेश्चन मैंने कह दिया था, आगे मैं बताऊंगा, तो चलो सुनते हैं कि आखिर कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या काम होता है। तो देखो, एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। जब आप लोगों को, अब जनरल सेंस में देखते हैं कि अगर आपको कोई संघ ग्रुप बनाना है, आपके अपने आपका लाइक ऐसा आपके स्कूल के अंदर आपको ग्रुप बनाना है, तो आप क्या करोगे, सभी लोगों को बोलेंगे अरे भाई आजा, अरे भाई आजा, अरे भाई आजा, ग्रुप बनाएंगे। सबको एक बार इकट्ठा कर लिया, आपने लोगों को बुलाया, ठीक है, और वो लोग एक जगह आए और फिर आपने क्या बनाया, ग्रुप बनाया। अब किसी का अगर मन हुआ कि मुझे वापस उस ग्रुप से निकलना है तो वो ग्रुप से निकल भी सकता है, ठीक है। तो ये होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर। पर हम बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब है जैसे कि आपकी क्लास, क्या आपके क्लास का कोई भी बच्चा कोई पिछली क्लास में जाके बैठ सकता है, तो आगे की क्लास में जाके बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता, उसे उसी क्लास में बैठना पड़ेगा। तो ऐसे में हम ये देखते हैं कि उसका मन हो मन ना हो, पर उसको उस ग्रुप के अंदर, उस क्लास के ग्रुप के अंदर उससे रहना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इंडिया का कोई भी स्टेट इंडिया से अलग नहीं हो सकता है, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर बंधे हुए हैं। तो समझ गए होंगे कि इंडिपेंडेंट स्टेट जो है एक साथ आते हैं और एक बिगर यूनिट बनाते हैं जिसे हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। कई सारे स्टेट्स, कई सारे लोग एक साथ आते हैं, एक बड़ा यूनिट मतलब एक स्टेट बना देते हैं। पर होल्डिंग टुगेदर में होता है कि जो लार्ज कंट्री होती है ना, बड़ी कंट्री जैसे इंडिया, वो डिसाइड करती है, देखो लोगों को बुला के जोड़ने से कुछ नहीं होगा, सबसे बढ़िया काम है ना लोगों को पावर्स दे दो। लोगों के पास पावर्स आ जाएगी ना तो वो ऑटोमेटिकली ही जुड़ने की सोचेंगे। तो ऐसे में हमारा जो कंट्री है उसने बोला कि ये काम करते हैं कि जो स्टेट्स है, जो नेशनल गवर्नमेंट है ना, उन दोनों ही स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट दोनों को पावर दे देते हैं। तो दोनों को ऐसा लगेगा हम लोगों के पास पावर है, और अगर दोनों को ही लगेगा पावर है तो कोई पावर की लड़ाई होगी नहीं, पावर की लड़ाई होगी नहीं तो मजे से उनका काम चलता जाएगा। आगे देखते हैं, हमारी जो ये कमिंग टुगेदर टाइप की जो हमारा फेडरेशन होता है ना, वो अपनी सिक्योरिटी की वो टूटे ना, उसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसे कई सारी सॉवर्निटी देनी पड़ती है स्टेट को, साथ ही साथ कई सारी आइडेंटिटीज जो है वो स्टेट को उसे देनी पड़ती है। जैसे कि हम यूएसए की बात करते हैं, यूएसए की आइडेंटिटी अलग है, और अगर यूएसए के कैलिफोर्निया में कोई व्यक्ति रहता है तो उसके पास यूएसए की भी आइडेंटिटी है, कैलिफोर्निया की भी उसके पास आइडेंटिटी है, जबकि कैलिफोर्निया एक यूएसए का स्टेट है। तो ऐसे में हमें देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं ये दिक्कत हमें समझ में आती होगी कि जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है वो थोड़ा मुश्किल है, जबकि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में हम देखते हैं कि सारी पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अगर आपके आधार कार्ड में कुछ लिखा हुआ होगा ना पीछे की तरफ, तो यही लिखा होगा कि आप भारत के हो और कहीं के नहीं हो, आप भारत के हो, ये आप मान लीजिए। कोई स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऐसा रोल नहीं है। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अलग ही मजे हैं। तो हमें ये कमिंग टुगेदर कहाँ देखने को मिलता है, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। और होल्डिंग कहाँ देखने को मिलती है, हमें इंडिया में, स्पेन में और बेल्जियम में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पंचायती राज सिस्टम 1/3 ऑफ द सीट्स आर गिवन टू द रिजर्व फॉर द वुमन। मतलब कहा जा रहा है कि हमारी ग्राम पंचायत के अंदर 1/3 जो सीट्स है ना वो वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दी गई है। तो क्या आपको लगता है, डू यू फील दैट कि ये सेम प्रोसीजर हम हमारी ग्राम पंचायत के अंदर देख रहे हैं, ये सीधा का सीधा कहाँ देखना, क्या कहाँ होना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर भी होना चाहिए? सपोर्ट योर आंसर विद दी आर्गुमेंट 2014। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अपना व्यू बताना है कि हम पंचायती राज सिस्टम में देखते हैं कि महिलाओं को पार्टिसिपेशन, रिजर्वेशन दिया गया है, तो क्या ठीक वैसा ही एक रिजर्वेशन हमें पार्लियामेंट में भी मिलना चाहिए हमारी महिलाओं को? तो बच्चों जी हाँ, ऐसा ही कुछ हम सोचते हैं कि महिलाओं को जैसा हमने रिजर्वेशन पंचायती राज में दिया है 1/3 वाला, ठीक वैसा ही रिजर्वेशन जो है हमें पंचायत, जो हमें हमारी पार्लियामेंट है उसमें भी मिलना चाहिए। पर ऐसा क्या सर हम कुछ नया सोच रहे हैं कि आखिर लाइक ये अभी अभी मैंने बना के डाला है क्या? नहीं, ऐसा क्या है ना, स्टार्टिंग से कई साल पहले से ही एक मुद्दा चल रहा था, एक महिलाओं के लिए एक बिल लेकर आया गया था जिसमें हमने बात करी थी वुमेन रिजर्वेशन बिल की। वुमेन रिजर्वेशन बिल यह कहता था कि हमें महिलाओं को 33% जो है रिजर्वेशन देना पड़ेगा लोकसभा के अंदर, और साथ ही साथ जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हमें देखने को मिलती है उसमें, लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा दोनों के अंदर ही महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए।
पर ऐसा बिल लाया तो गया, पर ऐसा बिल कभी पारित नहीं किया गया। आज अगर आप देखोगे स्टैटिस्टिक्स तो लगभग इंडिया का ये देखा गया है कि अभी तक महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम रहा होगा, लाइक इवन 10% भी बड़ी ही मुश्किल से जाके पहुंचा होगा। तो ऐसे में यह बिल लेकर तो आ गए हैं, पर इस बिल को कभी भी पास नहीं किया गया, क्योंकि जो हमारे पुरुष प्रधान समाज है वो पावर्स को देना नहीं चाहता। कौन देना चाहता है? तो हमारा जो पुरुष प्रधान समाज है पावर्स नहीं देना चाहता, तो वो पावर नहीं दे रहा है, भले ही बिल आ चुका है। दिस बिल शुड बी पास फॉर द फॉलोइंग। अब ऐसा बिल क्यों पास होना चाहिए? तो पहली बात तो ये है ना कि महिलाओं को पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा अगर ऐसा उनको रिजर्वेशन मिल गया। साथ ही साथ उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनको रिस्पेक्ट मिलेगी, ताकि हम ये देखेंगे कि हमारी जो सोसाइटी है वो एक चेंज की तरफ आगे बढ़ती जाएगी। तो देखो बच्चों, सीधा साफ बात है कि हाँ बिल आ चुका है, बिल को पास करना पड़ेगा। जरूरत यह है कि महिलाओं को पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं मिल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन एनी 4 and 5 key features of the federalism which have been incorporated in the Indian Constitution। 2012, 11, 10 हर बार पूछा गया क्वेश्चन, 15 में फिर आ गया था कि हमें है ना 5 मेन फीचर्स बताने हैं हमारे फेडरलिज्म के। हमारा फेडरलिज्म मतलब जो हमारी इंडिया है, इंडिया के अंदर जो हमें फेडरलिज्म देखने को मिल रहा है उसके कुछ फीचर्स बताने हैं। तो 5 मेन फीचर्स ये है कि हम अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन को है ना बांट रखा है। अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बांट रखा है? तो देखो बच्चों, जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, जो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, वो हमने दे दिए हैं यूनियन गवर्नमेंट को। अब बड़े इंपॉर्टेंट जो मैटर्स होते हैं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि हमारा लाइक अभी देखेंगे, इसको भी आगे कवर करेंगे, अभी के लिए इतना समझ लो, जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज थे ना, जो बड़े बड़े मुद्दे थे जिसके अंदर पूरे देश का एक साथ में हित होता है, जैसे कि हम फॉरेन रिलेटेड इश्यूज की बात कर लेते हैं, तो यह सारे जो मुद्दे होते हैं उसके अंदर पूरा जो देश है ना, उस देश का एक है ना एक हित होता है, एक देश का पूरा बेनिफिट होता है। तो ऐसे में ये जो बड़ा बड़ा जितना भी पावर था ना वो दे दिया गया यूनियन गवर्नमेंट को, ठीक है, बड़े मुद्दों का। और जो छोटे छोटे डे टू डे वाले जितने भी प्रोग्राम्स या जितने भी चीजें होती है, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो सब हमने दे दिए हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट को। तो ऐसे में बड़े बड़े मुद्दे जितने भी होंगे वो यूनियन गवर्नमेंट देखेगी, और छोटे छोटे जो मुद्दे होंगे डे टू डे लाइफ के अंदर आते हैं वो देखेगी स्टेट गवर्नमेंट। आगे देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन आर गिवन इन दी हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो क्या है, नेशनल इंपॉर्टेंस एंड रिक्वायर यूनिफॉर्मिटी मैटर्स जो भी सब्जेक्ट करते हैं वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में है, जबकि डे टू डे किसके हाथों में है? वो स्टेट के हाथों में है। वो सेंटर और स्टेट दोनों जो है अपनी जगह पे इंडिपेंडेंसी का एंजॉय करते हैं। मतलब क्या है, देखो जिन सब्जेक्ट्स को स्टेट को दे दिया गया वो स्टेट से देखेगा, सेंट्रल पंचायती नहीं करेगा। अगर जो सब्जेक्ट सेंट्रल को दे चुके हैं तो उसमें स्टेट अपनी पंचायती नहीं करेगा। तो ऐसे में दोनों के पास इंडिपेंडेंस आ जाएगी, दोनों मजे से काम करेंगे। आगे देखेंगे, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज। अब हमारे इंडिया के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें कुछ फंडामेंटल्स देखने को मिलते हैं। अगर आपको फंडामेंटल्स को चेंज करना है तो एक इकलौती सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं, वो उसे चेंज नहीं कर सकती है। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना है तो कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को भी साथ में आना पड़ेगा। जब स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट दोनों साथ में आके कहेंगे कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होना चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज किया जाएगा। ये भी हमारे फेडरलिज्म का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ऐसे तो हमारा अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके हाथों में पावर दे दो कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दो, तो वो क्या करेगा? वो करेगा कि ये काम करे स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट को ही हटा दो, जो भी है वो सेंट्रल है। ये तो गलत हो जाएगा ना। तो ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है तो उसके लिए आपको स्टेट और यूनियन दोनों का साथ लाना होगा। साथ ही साथ जो फेडरल सिस्टम हमारे इंडिया में देखने को मिलता है उसके 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा इंडिया के अंदर जो सेफ गार्ड है, जो यूनिटी है, उसको हम ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सके, एज वेल एज जो हमारी कंट्री है वो रीजनल डाइवर्सिटी को सपोर्ट कर सके। देखो इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, रीजन्स के अंदर ही डाइवर्सिटी है। जैसे कि हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो एक साइड में हमें गुजराती दिख रहे हैं, एक साइड में मारवाड़ी दिख रहे हैं, दूसरी साइड जाओगे हरियाणवी दिख रहे हैं, पंजाबी दिख रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें दिख रही है। तो ऐसे में इस डाइवर्सिटी को अगर हम अकोमोडेट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी हमारी कंट्री में। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हमने फेडरलिज्म को अपनाया है। बात करते हैं कि इन दोनों ही
पावर्स के अंदर, स्टेट के अंदर और जो हमारा नेशन है, दोनों में लड़ाई ना हो। किसको लेके? पैसे को लेके, क्योंकि पैसा जो है वो लड़ाई करवा ही देता है। तो हर एक गवर्नमेंट के लिए, स्टेट के लिए और हमारा सेंट्रल के लिए, दोनों के लिए ही रेवेन्यू के जो सोर्सेस है वो फिक्स कर दिए गए हैं कि आपका जो रेवेन्यू है वो यहीं से आ जाएगा, तो ज्यादा टेंशन लेना नहीं, दोनों आपस में लड़ना नहीं। आप अपना पैसा कमाओ, वो अपना पैसा कमा रहे हैं, वो अपना पैसा उड़ाएंगे, आप अपना पैसा उड़ा लेना, खत्म कहानी। आगे चलते हैं। हाउ आर दी पावर्स डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर? सीबीएसई 2012 का क्वेश्चन है, 11 में भी आ चुका है, 15 में भी आ चुका है। पूछा जा रहा है कि स्टेट और सेंटर के बीच के अंदर हम पावर्स को कैसे बांटते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पावर्स बांटने के लिए हम लेके आ चुके हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है विषय। विषय का मतलब होता है कि अगर किसी भी स्टेट और किसी भी सेंटर को कोई कानून बनाना होगा तो सबसे पहले उसे ये देखना होगा कि क्या ये मेरे सब्जेक्ट में आता है कि नहीं आता है। तो ऐसे में इन सब्जेक्ट्स के लिए हमने बना दी 3 लिस्ट। तो पहली है उसके अंदर यूनियन लिस्ट। पहली कौन सी? यूनियन लिस्ट। दूसरी कौन सी है? दूसरी है स्टेट लिस्ट। तीसरी कौन सी है? वो है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट की बात करते हैं तो देखो एक बार यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे, उससे पहले आप देख लो क्या क्या लिखा है कि हमने 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं लेजिस्लेटिव पावर्स के। लेजिस्लेटिव पावर मतलब कानून बनाने के लिए कि किस मुद्दे पे कौन कानून बना सकता है, उसको हमने 3 लिस्ट में बांट दिया है। एक है हमारा यूनियन लिस्ट, एक है हमारा स्टेट लिस्ट, एक है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट। बात कर लेते हैं यूनियन लिस्ट की। तो यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बनाने का जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को है। अब ये कौन कौन से मुद्दे हैं तो देख लो। पहला तो है फॉरेन अफेयर्स। तो फॉरेन अफेयर्स में रिलेटेड जितने भी इश्यूज होंगे वो नेशनल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन लिस्ट के अंदर हमें देखने को मिलेंगे और नेशनल गवर्नमेंट ही सॉल्व करेगी। पूरे देश के अंदर जो बैंकिंग है वो भी यूनियन लिस्ट के अंदर आती है। कम्युनिकेशन जो है, करेंसी जो है, अब ऐसे में अगर आप समझो अगर यूनियन लिस्ट नहीं होती तो हर एक स्टेट की अपनी करेंसी होती। राजस्थान में अलग बना लेते, गुजरात में अलग बना लेते, पर इंडिया में एक ही करेंसी चलती है कहीं पे भी जाओ। तो ये किस कारण है? क्योंकि हमारे पास यूनियन लिस्ट है। तो यूनियन लिस्ट के अंदर करेंसी एक हमने सब्जेक्ट जोड़ दिया है जो सिर्फ और सिर्फ यूनियन लिस्ट में आता है, और अगर करेंसी चेंज करनी होगी तो वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है। साथ ही हम आगे बढ़ते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वही सिर्फ इसके ऊपर कानून बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट बेफालतू पंचायती नहीं कर सकती है। तो स्टेट गवर्नमेंट को साइड कर दिया गया। फिर हमारे सामने आती है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर हमें कुछ इश्यूज, कुछ सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं जैसे कि पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया। यह सारे जो मैटर्स है, सब्जेक्ट्स है ना, इनके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो पर आपके लिए मैटर जो मेन है वो यही है। तो यह जो सारे सब्जेक्ट्स है ना वो हमें स्टेट लिस्ट में देखने को मिलते हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी लॉ बनाना होगा तो वो स्टेट खुद बनाएगा, उसमें सेंट्रल अपनी पंचायती नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट जैसे कि हलवा है, सबको मिला दिया और बना दिया हलवा, मतलब बन गया कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में यह किया गया कि स्टेट और साथ ही हमारा जो सेंट्रल है दोनों साथ मिलके इसके अंदर कानून बनाएंगे। किन मुद्दों पे, कौन सब्जेक्ट्स पे कानून बनाएंगे? तो जैसा कि हमने देखा है एजुकेशन पे बनाएंगे, फॉरेस्ट पे बनाएंगे, मैरिज पे बनाएंगे, ट्रेड यूनियंस पे बनाएंगे, अडॉप्शन पे बनाएंगे, सक्सेशन पे बनाएंगे। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं और कानून बनाने का अधिकार स्टेट के पास भी है और यूनियन के पास भी है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि अगर क्या हो कि स्टेट ने कोई कानून बना दिया और यूनियन ने भी कोई कानून बना दिया, तो उन दोनों में से प्रिवेल कौन सा होगा, कौन सा मान्य होगा? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज्यादा पावरफुल होती है, इसके कारण ही उसका जो कानून है, उसका जो लेजिस्लेटिव है, जो उसका जो लेजिस्लेशन है वो ज्यादा मान्य होगा, उसी को ही स्वीकार किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट को बोला जाएगा आपका जो कानून है वो डाल लीजिए आपके बस्ते में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2016 का, व्हाई हैज फेडरलिज्म सक्सीड इन इंडिया? इंडिया में फेडरलिज्म क्यों सक्सीड हुआ? विच 3 पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय इंडिया हैव इंश्योर्ड दिस सक्सेस? इंडिया के अंदर ऐसा क्या नया था फेडरलिज्म के अंदर कि हमारा जो फेडरलिज्म है वो सक्सेस हो गया, मतलब वो बढ़िया चल गया? तो सबसे पहले हमारा जो ये फेडरलिज्म है उसके चलने का कारण था हमारा सेंट्रल स्टेट रिलेशन। तो सेंट्रल रिलेशन, जो हमारा सेंट्रल स्टेट रिलेशन है वो टाइम टू टाइम रीस्ट्रक्चर होता हुआ, मतलब बार बार नया नया बनता हुआ अपने आप ही स्ट्रांग हो गया। जैसे कि हमने पहले कोलिशन गवर्नमेंट देखी थी, फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि स्टेट के पास भी पावर है। तो ऐसे में सेंट्रल और स्टेट का जो रिलेशन था ना वो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। इंडिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी गवर्नमेंट ने इलेक्शन हारने के बाद सरकार छोड़ने में, सीट छोड़ने में कोई दिक्कत करी हो।
अगर हार गए हो इलेक्शन तो डायरेक्टली वो निकल चुके थे। तो ऐसे में हमारे सेंट्रल स्टेट रिलेशन बहुत अच्छे थे। हमने है ना टाइम पे डिसेंट्रलाइजेशन कर लिया था। हमने स्टेट और जो सेंट्रल है दोनों की ही पावर को हमने लोकल गवर्नमेंट के पास पहुंचा दिया था, जिससे पावर शेयरिंग अच्छी देखने को मिली, जिससे एक इफेक्टिव हमारा सेल्फ गवर्नमेंट हमें देखने को मिला। लिंग्विस्टिक स्टेट जो है इंडिया में देखने को मिलते हैं। लिंग्विस्टिक स्टेट मतलब भाषाई आधार के ऊपर हमने स्टेट्स को बनाया हुआ है। सभी जो लोग हैं वो अपनी भाषा को अपने तरीके से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिससे हमारा फेडरलिज्म जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। आगे देखते हैं कि जो लैंग्वेज पॉलिसी हमारे इंडिया के अंदर आई थी, लैंग्वेज पॉलिसी ये थी कि इंडिया के अंदर किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर कई सारी भाषा है, कई सारा कल्चर है, तो अगर किसी एक भाषा को अगर हम नेशनल लैंग्वेज बना देते तो उससे बाकी लैंग्वेजेस को फॉलो करने वाले लोगों को दिक्कत होती। तो ऐसे में ये दिक्कत ना हो इसीलिए हमने क्या किया, लैंग्वेज पॉलिसी को अपनाया। लैंग्वेज पॉलिसी कहती है कि कोई नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं, मजे करो, जो करना है वो करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसने हमारे फेडरलिज्म को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। अब हम देखते हैं द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, हमसे पूछा जा रहा है कि हमने इंडिया के अंदर लिंग्विस्टिक स्टेट्स बना दिए थे। अब ये जो लिंग्विस्टिक स्टेट हमने बनाया ना, तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट था, क्योंकि अब इंडिया जो था ना उसको एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनना था, और डेमोक्रेटिक कंट्री को बनने के साथ साथ ही हमने बना दिया वहां पे लिंग्विस्टिक स्टेट। भाषाई आधारों पर हमने स्टेट्स को बनाना शुरू किया। दिक्कत ये हो सकती थी ना कि इससे जो हमारा देश है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे हम अगर गुजरात की बात करें तो गुजराती वहां बोली जाती है, राजस्थान की बात करें मारवाड़ी बोली जाती है, और भी बहुत सारी भाषाएं हैं भाई मारवाड़ी के अलावा भी, ठीक है। इसके अलावा पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, और हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश का मुझे कंफर्म नहीं है अभी वहां पे कौन सी लैंग्वेज को ज्यादा फॉलो किया जाता है, क्योंकि हमारा कभी वहां जाना हुआ नहीं है। तो देखो आगे चलते हैं कि द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट जो है, लिंग्विस्टिक स्टेट बनाए गए। तो लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना हमारी कंट्री के लिए बहुत ही बड़ा एक डिसीजन था कि हमने एक ऐसा कुछ करना है। तो कैसे ये हमारी कंट्री के लिए एक अच्छा डिसीजन बन के सामने आता है, तो वो हमसे पूछा गया है। इस क्या है, द क्रिएशन ऑफ अ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। आगे देखते हैं कि देखो 1947 के अंदर जो है हमारे देश को आजादी मिलती है। देश को आजादी मिलते ही हमने हमारे जो पुराने स्टेट्स थे उन पुराने स्टेट्स को खत्म करके नए स्टेट्स बनाने की शुरुआत कर दी। अब जो ये नए स्टेट बनाए जा रहे थे वो भाषाई आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर बनाए जा रहे थे। पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, तो समझ में आ रहा है भाषाओं का रिलेशन था। तो इन भाषाओं के अकॉर्डिंग ही हमने हमारे स्टेट्स बनाए। अब ऐसे में जो नेशनल लीडर्स थे ना उनको डर था कि कहीं ना कहीं ये जो मैटर है ना जो आज हमने उठा दिया है ये आगे जाके हमें प्रॉब्लम कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो देश है वो भाषाई आधार पर, लैंग्वेजेस के आधार पर बंट सकता है। ये डर हमारे लोगों में बहुत ज्यादा था। पर ऐसे में हुआ क्या ना कि हमने जो ये देश को हमारे इस भाषा के तौर पे बांटा ना, उससे हमारी जो कंट्री थी वो और ज्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि सभी लोगों को अपनी लैंग्वेजेस फ्रीली अगर ना फॉलो करने को मिल गई। तो सभी लोगों को लगा अरे देश तो हमारा है, हमारी लैंग्वेज को, कल्चर को, लैंग्वेज को फॉलो करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका मतलब ये देश तो हमारा है। पर कुछ ऐसे भी हमारे स्टेट थे जहां पे कोई एक पर्टिकुलर भाषा देखने को नहीं मिल रही थी, लैंग्वेज देखने को नहीं मिली। तो ऐसे में हमने क्या किया कि उस पर्टिकुलर एरिया का जो भी कल्चर है, एथनिसिटी है, जो भी ज्योग्राफी है, उसको देखते हुए भी हमने उस स्टेट को बना दिया। जिसका एक अच्छा एग्जांपल है नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड। वहां पे कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं देखने को मिली, तो वहां के जो कल्चर था, वहां के जो लोग कल्चर मनाते हैं, जो भी ज्योग्राफी है, जो भी एथनिसिटी है, उसके आधार पर ही हमने वहां के स्टेट्स को बना दिया। लिंग्विस्टिक स्टेट हैज मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड, इट हैज हेल्प्ड द मेंटेन आवर फेडरल सिस्टम और फेडरल स्ट्रक्चर। लिंग्विस्टिक स्टेट्स ने हमारी पूरी कंट्री को इतना अच्छे तौर पे जोड़ दिया कि अब जो लोग थे ना उन्हें लग रहा था कि हाँ वाकई में हम किस में रह रहे हैं, डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। लिंग्विस्टिक स्टेट मेड एडमिनिस्ट्रेशन, और साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना हमारी कंट्री का वो बहुत ही ज्यादा इजी हो गया, क्योंकि अब लोकल पीपल जो है, जो हमारे लोकल लोग हैं, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने लगे, जिससे हमारा कंट्री का जो ये पूरा का पूरा सिस्टम था वो हो गया A1। अब लोग जो थे वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे अपनी मदर टंग को यूज करने में, और साथ ही हमारी जितनी भी एक्सपेक्टेशन थी एक डेमोक्रेसी से कि एक हमारा देश किस तरीके का होना चाहिए, वो सारी की सारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो जाती है हमारे इस पूरे लिंग्विस्टिक स्टेट के बनाने के कारण। तो बच्चों मजा बहुत आया होगा। ऐसे ही कुछ मजा जो है हमने हर एक वीडियो के अंदर दिया है,
सोशल साइंस के जितने भी चैप्टर्स एग्जाम में आने वाले हैं उन सभी के लिए हमने क्वेश्चंस बनाए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाए हैं। किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स खुला है, घूमने के लिए तो नहीं है, तो आप कमेंट करें, बताएं। अभी का टाइम ऐसा है ना बच्चों, आप एग्जाम सामने होंगे, तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप अभी है ना चैप्टर ना पढ़ें, अभी जरूरी है कि आप क्वेश्चंस के साथ डील करना शुरू करें। क्वेश्चंस के साथ आप डील करेंगे ना तो आप बेटर वे में अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि अभी आप चैप्टर पढ़ोगे फिर क्वेश्चन देखोगे तो आसान क्या है, अभी क्वेश्चन देख लो, चैप्टर तो हो जाएगा ना, चैप्टर करा दिया है, पूरे टॉपिक जितने भी टॉपिक्स है ना लगभग 80% मैं बताता हूं कि मैंने इसके अंदर कवर कर दिया है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम बैठे हैं, स्कोरशाला की 24 घंटे टीम आप लोगों के साथ जुड़ रखी है, तो कभी भी डरने का नहीं है, स्कोरशाला जब तक है। और साथ ही साथ तुम्हारे प्यारे चहेते अमन सर तो है ही है, तो आप कमेंट सेक्शन में कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, वीडियोस एकदम दिल को टच करके गए कि सर मतलब क्या ही बनाते हो, तो लिख सकते हो छा गए सर जी। और अगर हमारे वीडियोस ऐसे ही और भी चाहिए, मतलब चाहिए ही चाहिए, मतलब एकदम मतलब आ जाने ही चाहिए, तो उसके लिए आप स्कोरशाला के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।